वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हमने कॉलियोकिट का स्ट्रक्चर और उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कॉलियोकिट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि कॉलियोकिट में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। कॉलियोकिट में लैंगिक जनन हाईली एडवांस और ऊगेमस प्रकार का पाया जाता है, अर्थात लैंगिक जनन अत्यंत प्रगत प्रकार का और अंड युग्मकी या जिसे हम कह सकते हैं विषम युग्मकी प्रकार का होता है। प्लांट्स चूंकि हेट्रोथैलिक होते हैं और होमोथैलिक भी होते हैं, जैसे कि कॉलियोकिट पल्विनेटा जो स्पीशीज है जिसके अंदर की हेट्रोट्राइकस हैबिट पाई जाती है, इरेक्ट और प्रोस्टेट सिस्टम दोनों पाए जाते हैं, उनके अंदर प्लांट उभयलिंगाश्रयी होता है, मोनोइशियस होता है, या हम कह सकते हैं होमोथैलिक होता है, अर्थात दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस के ऊपर पाए जाते हैं। जबकि कॉलियोकिट स्कूटेटा जो स्पीशीज है जिसको कि हम डायोशियस स्पीशीज कहते हैं या एक लिंगाश्रयी स्पीशीज कहते हैं और हेट्रोथैलिक प्लांट भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स अलग प्लांट पे होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। तो इस तरह की स्पीशीज को हम हेट्रोथैलिक स्पीशीज या डायोशियस स्पीशीज या एक लिंगाश्रयी स्पीशीज भी कहते हैं। तो कॉलियोकिट के अंदर दोनों प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं, मोनोइशियस भी और डायोशियस भी पाई जाती हैं। सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम, या उसको हम कार्पोगोनियम भी कहते हैं, यानी कि मेल या नर और मादा जन्नांग एंथ्रीडियम और ऊगोनियम कहलाते हैं। ऊगोनियम को कार्पोगोनियम भी कहा जाता है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें कि हम पहले पढ़ेंगे एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या है और कैसे बनता है, कहाँ बनता है? हेट्रोट्राइकस फॉर्म्स के अंदर, यानी कि जहां पर इरेक्ट सिस्टम भी पाया जाता है और प्रोस्टेट सिस्टम भी पाया जाता है, यानी कि ऊर्ध्व तंतु भी पाए जाते हैं और श्यान तंतु भी पाए जाते हैं, उस तरह के प्लांट्स में एंथ्रीडिया जो है एक ग्रुप के अंदर बनते हैं और इरेक्ट ब्रांचेस की एपेक्स के ऊपर बनते हैं। जो ऊर्ध्व शाखाएं हैं उनके अंतिम सिरे के ऊपर एक ग्रुप के अंदर एक समूह के रूप में एंथ्रीडियम पाए जाते हैं, यानी कि पूंधानी जो है वो पाई जाती है और एक बहुत सारी पूंधानी एक साथ उपस्थित होती हैं। The anthridium arise as a blunt conical outgrowth from the terminal cell of the erect system, which is cut off by septum from the mother cell. कहने का मतलब कि एंथ्रीडियम जो है एक कॉनिकल अतिवृद्धि के रूप में ऊर्ध्व शाखा की शीर्ष कोशिका के ऊपर बनते हैं। मतलब कि जो ऊर्ध्व तंतु हैं, शाखाएं हैं, जो ऊर्ध्व शाखाएं हैं, उनकी जो शीर्षस्थ कोशिकाएं हैं उनके ऊपर एक कॉनिकल शेप आउटग्रोथ, शंकु के आकार की अतिवृद्धियां बन जाती हैं। ये अतिवृद्धियां एक सेप्टा के द्वारा मेन सेल से, ये जिसको हम कहते हैं शीर्षस्थ कोशिका से अलग हो जाती हैं। ये प्लांट से अलग नहीं होती है, सिर्फ एक बीच में सेप्टा बन जाता है जिससे कि ये अपना अलग हो जाती है कि भाई ये एंथ्रीडियम सेल है और बाकी नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स हैं। उसके बाद एक एंथ्रीडियम बनने के बाद और बहुत सारे एंथ्रीडियम उसी के साथ साथ ग्रुप के अंदर बन जाते हैं। A number of anthridia may develop at the apex of a lateral branch. तो एक शाखा के ऊपर बहुत सारे एंथ्रीडिया बन सकते हैं। एंथ्रीडिया में बॉर्न ऑन द सेम फिलामेंट बेयरिंग उगोनिया इन होमोथैलिक स्पीशीज। जैसा कि अभी हमने कहा कि जो मोनोइशियस स्पीशीज हैं उनके अंदर एंथ्रीडिया और उगोनिया एक ही थैलस के ऊपर बनते हैं। डिस्कॉइड फॉर्म्स के अंदर जो डिस्क शेप थैलस है, जहां पर जैसे कॉलियोकिट स्कूटेटा है जहां पर कि थैलस सिर्फ प्रोस्टेट टाइप का ही होता है, इरेक्ट सिस्टम होता ही नहीं है, उस तरह के प्लांट्स के अंदर एंथ्रीडिया या उगोनिया जो डेवलप होते हैं वो मार्जिनल और सेंटर सेल के बीच में कुछ कोशिकाओं में बनते हैं। डिस्क के मतलब एक तरह से बिल्कुल सेंटर में नहीं बनते हैं, ना परिधि पे बनते हैं, बीच में कहीं पर ही वो बनते हैं। जिस भी कोशिका में एंथ्रीडिया बनने हैं वो कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड, एक ट्रांसफर सेप्टम के द्वारा, अनुप्रस्थ सेप्टा के द्वारा दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। उसमें से एक कोशिका एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह बिहेव करती है और
उसमें और आगे विभाजन होते हैं समसूत्री, जिससे कि बहुत सारी एंथ्रीडियल सेल बन जाती हैं, और जो एक सेल बचती है वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल की तरह ही कार्य करती रहती है। अब ये बहुत सारी एंथ्रीडियल जो सेल बन गई हैं, इनका प्रोटोप्लास्ट कायांतरण के द्वारा, मेटामॉर्फोसिस के द्वारा, एक कलरलेस हरे रंग का, मतलब या तो कलरलेस किसमें होता है, पल्विनेटा के अंदर। जनरली तो ये ग्रीन कलर के होते हैं पुमणु, और पर पल्विनेटा के अंदर ये कलरलेस होता है। तो हर एंथ्रीडियल सेल का प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक एंथ्रोजॉइड या एक पुमणु बनाता है। ये पुमणु स्फेरिकल या ओवल शेप होते हैं, यानी कि गोल या ओवल अंडाकार होते हैं, और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, और द्विकशाभिकीय संरचनाएं ये होती हैं। एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं, गोल या स्फेरिकल, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय और द्विकशाभिकीय होते हैं। इनमें जो फ्लैजिला हैं वो एपिकल एंड के ऊपर ही उपस्थित होते हैं। अब एक एंथ्रीडिया के अंदर एक एंथ्रोजॉइड बन गया, हर एंथ्रीडिया के अंदर एक एक एंथ्रोजॉइड बनता है, और ये एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडिया की वॉल को रप्चर करके, वॉल को फाड़ करके, ये एंथ्रीडिया बाहर आके पानी में तैरने लगते हैं। ये आप देखो यहाँ पर, ये इरेक्ट वो है थैलस। इस इरेक्ट थैलस के अंदर यहाँ पर आप देखो ये एंथ्रीडियम बन, ये एंथ्रीडियम बन गए। ये ब्लंट कॉनिकल शेप है, शंकु के आकार की है, लेकिन ऊपर से तीखी नहीं है, ब्लंट है। तो यहाँ पर ये कॉनिकल शेप एंथ्रीडियम बना, एक बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना। तो इस तरह से बहुत सारे एंथ्रीडिया एक ही शाखा के ऊपर बन जाते हैं। शुरू में ये एक अतिवृद्धि के रूप में बनते हैं यहाँ पर, और फिर ये सेप्टा के द्वारा अलग हो जाते हैं और बार बार डिवाइड होकर के बहुत सारे एंथ्रीडियम बना देते हैं। अब इन सबका प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस होता है, उसके अंदर कायांतरण होता है, और एक एक एंथ्रोजॉइड बनाता है। और ये देखो आप, ये डिस्क्वाइड शेप्स हैं, जो डिस्क है मान लो ये पूरी की पूरी, जैसे कि स्कूटेटा के अंदर होती है, कॉलियोकिड स्कूटेटा के अंदर, तो उसमें ना तो ये परिधि की कोशिकाओं में, ना ही केंद्र की कोशिकाओं में, बल्कि बीच में कहीं पर भी कोशिकाएं जो है वो एंथ्रीडियम बनाती हैं। और ये एंथ्रोजॉइड्स हैं, ये आप देखो एंथ्रोजॉइड्स स्फेरिकल या ओवल शेप हैं, और इनके ऊपर दो फ्लैजिला हैं, दोनों फ्लैजिला एक जैसे हैं, तो आइसोंट है फ्लैजिला, और एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट आता है ऊगोनियम। ऊगोनियम, ये जिसको हम कार्पोगोनियम भी कहते हैं, ये भी ऊर्ध्व शाखाओं के एपेक्स के ऊपर, शीर्ष के ऊपर उत्पन्न होते हैं। शीर्ष की कोशिकाओं पे जहां ऊगोनियम बनता है, उस पहले तो ऊगोनियम बन जाता है, फिर उसी कोशिका के अंदर फिर विभाजन हो जाता है, जिससे कि ऊगोनियम जो एक साइड पे चला जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि लेटरल है, पार्श्व में चला जाता है। ऊगोनियम एक फ्लास्क शेप संरचना होती है, जिसके अंदर की एक लंबी रंगहीन नेक पाई जाती है, गर्दन पाई जाती है, जिसको कि हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। ये रिसेप्टिव होती है, संवेदना ग्रही होती है, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी होती है, इसके अंदर बहुत संवेदी होती है। और इसके नीचे का जो पोर्शन है ऊगोनियम के, वो ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, तो इसीलिए इसको हम फ्लास्क शेप संरचना बोलते हैं। ये जो ट्राइकोगाइन है, जो इसकी गर्दन है, इसके अंदर एक कलरलेस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ट्राइकोगाइन इज फिल्ड विद कलरलेस साइटोप्लाज्म, यानी कि रंगहीन जीव द्रव्य उपस्थित होता है। और नीचे का जो चौड़ा भाग है, फूला हुआ भाग है ऊगोनियम का, उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। जब ये ऊगोनियम मैच्योर हो जाता है, तो नीचे का जो बेसल पार्ट है, स्वॉलन पार्ट है, फूला हुआ भाग है, उसका प्रोटोप्लास्ट इकट्ठा होकर के एक एग या एक ऊस्पोर बनाता है। वो अपनी वॉल्स को छोड़ देता है, और पूरे का पूरा प्रोटोप्लास्ट इकट्ठा हो जाता है, राउंड हो जाता है, गोल हो जाता है, और एक एग बना देता है। डिस्कॉइड फॉर्म के अंदर जैसा कि बताया कि ऊगोनिया भी मिडल में ही कहीं पर बनते हैं, ना तो पेरिफेरी के ऊपर बनते हैं, ना ही सेंटर में बनते हैं। बीच की किसी भी कोशिका में ऊगोनियन बन सकते हैं। जिस भी कोशिका में ऊगोनिया बनना है, वो कोशिका साइज में बड़ी हो जाती है, और एक उसके ऊपर एक अतिवृद्धि का मतलब एक उभार सा बन जाता है। वो उभार धीरे धीरे बड़ा होता है और एक नेक के रूप में बन जाता है। पर इस जो डिस्क शेप कॉलियोकिट है, उसके अंदर ट्राइकोगाइन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, जबकि इरेक्ट प्लांट्स जो हैं, इरेक्ट
हैबिटेट वाले जो प्लांट्स है जैसे पल्विनेटा है, उसके अंदर ट्राइकोकाइन लंबी होती है। ये हमने पहले भी देखा है। आपको मैं एक बार उगोनिया का स्ट्रक्चर वापस दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये उगोनिया है, तो ये इरेक्ट ब्रांचेस हैं। यहाँ पर ये उगोनिया बनता है, ये यहाँ पर ये उगोनिया बन रही है, ये बाद में स्पर्मोकार्प में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मत देखें, अभी हम इसको देखें तो ये यहाँ पर एक फ्लास्क शेप संरचना बन गई। ये देखो यहाँ पर ये एक फ्लास्क शेप संरचना बन जाती है। ये बेसल पार्ट स्वॉलन पार्ट होता है और ये ट्राइकोगाइन होती है। यहाँ पर ये कलरलेस साइटोप्लाज्म है और यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लास्ट है, ये साइटोप्लाज्म है, वो एकत्रित होकर के एक एग का निर्माण करता है। धीरे धीरे ये उगोनिया साइड पे चले जाते हैं और ये शाखा जो नीचे से वृद्धि कर रही है, ये आगे पूरी शाखा वृद्धि करती रहती है और ये उगोनिया जो है वो साइड पे चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि ये उगोनिया अभी तो ये मैच्योर हो गया है, उससे पहले अगर ये उगोनिया होता तो यहाँ पर ये कोशिका ये साइड पे चला गया, लेटरल साइड पे हो गया और इसकी जो शाखाएं हैं वो आगे वृद्धि करती रहती हैं। तो इस तरह से उगोनियम जो है वो लेटरल हो जाता है। बनता ये टर्मिनल सेल में ही है, शीर्ष कोशिका में ही बनता है, लेकिन बाद में इसकी पोजीशन जो है वो लेटरल हो जाती है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। जब निषेचन का समय होता है उस समय उगोनिया की जो ट्राइकोगाइन या गर्दन जो है वो टूट जाती है और उसमें से जो रंगहीन जीव द्रव्य है वो ड्रॉप्स के रूप में बाहर आता है। उस ड्रॉप के केमिकल्स जो हैं वो पुमणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये पुमणु जो है एंथ्रोजोइड जो एंथ्रीडिया में बने थे, जो पानी में आ चुके हैं, तैर रहे हैं, वो कीमोटैक्टिकली रासायनिक रूप से आकर्षित होकर के उस ट्राइकोगाइन तक पहुंचते हैं, उस केमिकल तक पहुंचते हैं। और बहुत सारे, क्योंकि ट्राइकोगाइन टूट चुकी है, तो बहुत सारे पुमणु उगोनिया में एंटर करते हैं, लेकिन एग तक कोई एक ही एंथ्रोजॉइड पहुंच पाता है। बाकी सारे एंथ्रोजॉइड्स नष्ट हो जाते हैं या पानी के अंदर वापस चले जाते हैं। कोई एक एंथ्रोजॉइड उस उगोनियम तक पहुंच जाता है। उगोनियम के भी एग तक एक ही पहुंच पाता है। ट्राइकोगाइन से बहुत सारे एंथ्रोजॉइड एंटर करते हैं केमिकली अट्रैक्ट होकर के और एक एग के साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने से पहले इस एंथ्रोजॉइड का जो न्यूक्लियस है वो अपने साइज को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि एग का जो न्यूक्लियस है उसका साइज काफी बड़ा होता है और अब ये एंथ्रोजॉइड का न्यूक्लियस अपने साइज को उस एग के साइज के बराबर करता है। जब दोनों के न्यूक्लियस का साइज सेम हो जाता है उस समय दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है और दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के वो क्या बनाते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। और अब जो जायगोट बनता है उसको हम कहते हैं oospore। बनने वाला जायगोट डिप्लॉयड होता है। तो ये तो था फर्टिलाइजेशन इन कोलियोकीट। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन कोलियोकीट, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी कोलियोकीट के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। तभी वो मैंने बताया था तुम्हें कि वो उगोनिया के बाद का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम स्पर्मोकार्प भी कहते हैं। वो कैसे बनता है वो अब हम पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन कोलियोकीट या निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तन, निषेचनोत्तर परिवर्तन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेसल स्वोलन भाग है, जो बेस का उगोनिया का चौड़ा भाग है जिसके अंदर के डिप्लॉयड जायगोट प्रेजेंट है, वो अपना साइज बड़ा करता है और ट्राइकोगाइन को सेप्टा के द्वारा अलग कर देता है। तो इस तरह से वो गोल हो जाता है। अब अपने चारों तरफ ये जो जायगोट है एक मोटी भित्ति सिक्रीट कर लेता है। जायगोट बड़ा हो जाता है, जायगोट बिकम एनलार्ज्ड एंड सिक्रीट्स अ थिक वॉल अराउंड इट एंड बिकम एन oospore। oospore बन गया। ये oospore कहां से बना? ये प्रोटोप्लाज्म बना और ये प्रोटोप्लाज्म किस में उपस्थित है? ये उस उगोनिया के बेस में उपस्थित है। ये उगोनिया जो है वो मात्र पादप से अलग नहीं होता है। तो इसका मतलब जायगोट जो है वो थैलस के ऊपर ही उपस्थित रहता है। उगोनिया के अब जो उगोनिया के आसपास की जो कायिक कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी इस जायगोट को चारों तरफ से
ढकना शुरू कर देती हैं, इसके चारों तरफ एक कवरिंग बना लेती हैं, एक शीट बना लेती हैं और इसको पूरी तरह से चारों तरफ से ढक देती हैं। और इस शीट को हम कहते हैं स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीट, यानी कि आभासी मृदुत्तकीय शीट। और चारों तरफ से उसको कवर करके एक गोल संरचना बना लेती हैं, जिसको हम कहते हैं स्पर्मोकार्प। इस स्पर्मोकार्प के अंदर या इस जायगोट जो होता है, ये अब ये साइज में बड़ा हो जाता है और इसके अंदर स्टार्च एकत्रित हो जाता है और लिपिड भी पाए जाते हैं। इस स्पर्मोकार्प के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस उपस्थित होता है और प्लास्टिड जो होते हैं वो परिधि के ऊपर उपस्थित होते हैं। इस स्पर्मोकार्प के चारों तरफ एक थिक वॉल प्रेजेंट होती है। अब स्पर्मोकार्प की जो वॉल है, या जो हम कह देते हैं बेस, पहले वो ऊगोनिया की वॉल थी, अब वो स्पर्मोकार्प की जो वॉल है, वो जो इसके चारों तरफ स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीथ उपस्थित है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी इनग्रोथ कर लेती है। किसकी? जायगोट जो बना था, जायगोट जो ऊगोनिया के अंदर बना है, तो ऊगोनिया की जो वॉल है वो उसकी कुछ कोशिकाएं चारों तरफ उपस्थित वेजिटेटिव शीथ जो चारों तरफ उपस्थित है पैरेन्काइमेटस, जो कि पास वाली कोशिकाओं के बढ़ने से बनी थी, उसके अंदर वो इनग्रोथ कर लेती है। तो इससे स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीथ और ऊगोनिया मतलब कि स्पर्मोकार्प की जो वॉल है आपस में क्लोज हो जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है? स्पर्मोकार्प। ये स्पर्मोकार्प रेड और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं उस समय ये स्पर्मोकार्प एज इट इज पड़े रहते हैं, पानी के अंदर भी ये गिर जाते हैं। उसके जब ये स्पर्मोकार्प बन जाते हैं तो ये मातृपादप को भी छोड़ देते हैं, मातृपादप से गिर करके ये पानी में पड़े रहते हैं कहीं भी, और डॉर्मेंट यानी कि सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं जब तक कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाती। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो इनके अंदर जर्मिनेशन होता है। जब जर्मिनेशन होता है उस समय स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीथ डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जो चारों तरफ वेजिटेटिव कोशिकाओं की शीथ बनी थी वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। लेकिन उनकी आंतरिक भित्ति, वो भित्ति जो कि ऊगोनिया की वॉल के साथ अटैच थी, वो थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट होती है और उस स्पर्मोकार्प के चारों तरफ पड़ी रहती है। अब जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, ये स्पर्मोकार्प का जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है एक्टिव हो जाता है और इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है, रेड से ग्रीन हो जाता है। अब इसका जो न्यूक्लियस डिप्लॉयड था, द्विगुणित न्यूक्लियस जो है उसके अंदर मेयोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद उसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। तो पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है जिससे कि दो कोशिकाएं बनती हैं, और पहले विभाजन के लंबवत 90 डिग्री के ऊपर फिर एक विभाजन होता है जिससे कि 4 कोशिकाएं बनती हैं। 4 से फिर 8 कोशिकाएं बनती हैं। 8 कोशिका स्टेज को हम ऑक्टेंट स्टेज भी कहते हैं। 8 कोशिका से फिर 16 बनती हैं, 16 से 32 भी बन सकती हैं। अब एक स्पर्मोकार्प के अंदर 32 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, 16 से 32 हो सकती हैं। हर कोशिका का प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर फिर कायंत्रण के द्वारा एक एक द्विकशाभिकीय जूस्पोर बनाता है। ये जूस्पोर स्पर्मोकार्प की वॉल को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं, और जब इसकी वॉल रप्चर होती है तो इस तरह से रप्चर होती है जैसे कि दो हाफ, एक बॉल है, बॉल के बीच में से 2 हिस्से की है और उसको खोल दिया, तो इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड होती है स्पर्मोकार्प की वॉल। तो सारे के सारे जूस पोर्स बाहर आ जाते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। कुछ समय तक तैरने के बाद इनके फ्लैजिला नष्ट हो जाते हैं और ये जूस पोर्स अपने चारों तरफ एक वॉल बनाते हैं, पतली वॉल बनाते हैं, और इनके अंदर जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं और अंकुरित होना शुरू होते हैं, और इनका अंकुरन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि जूस पोर्स का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये कैसा होता है पूरा रिप्रोडक्शन, कि ये एंथ्रीडिया बने और फिर यहाँ पर ये ऊगोनिया बना, ये ऊगोनियम, ये एंथ्रीडियम, इन दोनों, ये पूरा ऊगोनियम बन गया, ट्राइकोगाइन बन गई, ठीक है। ये एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स बने, पुमणु बने, ये ऊगोनिया बन रहा है और इसमें ये एग बन गया। अब ये एंथ्रोजॉइड्स इस एग तक पहुंचेंगे और इसके अंदर जाकर के ये ट्राइकोगाइन टूट गई, यहाँ से एंथ्रोजॉइड्स अंदर पहुंचेंगे और फीमेल का जो न्यूक्लियस उससे फ्यूज होकर के ऊस्पोर बना देंगे।
जब यहाँ पर ये ऊस्पोर बनता है तो इसके जो आसपास की कोशिकाएं हैं ये विभाजित होकर के ये चारों तरफ देखो आप एक कवरिंग बना देती हैं और ये ट्राइकोगाइन भी अलग हो जाती है सेप्टा के द्वारा। अब ये पूरा एक गोल स्ट्रक्चर बन जाता है। आप देखो इसके अंदर ये इसको हम कहते हैं स्पर्मोकार्प। अब इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है, दो बनाता है, 2 से 4, 8 से 16, इस तरह से करके मान लो ये 16 सेल बन गई तो इसमें 8 सेल ऊपर और 8 सेल नीचे इस तरह से ये पड़ी रहती हैं। ठीक है। अब जब ये दो हाफ्स के अंदर डिवाइड हो गया, अब स्पर्मोकार्प की जो कायिक कोशिकाएं हैं ये यहाँ से हाफ डिवाइड होती हैं और आधा ऊपर और आधा नीचे हिस्सा चला जाता है और ये सारा जो 8, 16, 32 जितनी भी ये जूस पोर्स की कोशिकाएं हैं ये देखो ये जूस पोर्स बना देती है। यही चीज यहाँ पर है, ये थोड़ा कलर्ड में है कि ये एंथ्रीडिया, ये ऊगोनिया, ये एक तरह से हेट्रोथैलिक स्पीशीज का लिए है और यहाँ पर ये होमोथैलिक स्पीशीज है, यानी कि एक ही थैलस के ऊपर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स है। ये ऊगोनियम ट्राइकोगाइन उपस्थित है, ये स्पर्म्स बने गोल होते हैं, द्विकशाभिकीय होते हैं। अब इसके अंदर ये एग बन गया, यहाँ पर ये न्यूक्लियस यहाँ पर पहुंचा स्पर्म का और ये दोनों फ्यूज होकर गए, ये दोनों फ्यूज हुए, मेल और फीमेल न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो गए और एग बनाया। फिर एग के अंदर इस तरह से विभाजन होता है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और फिर उनमें कोशिका विभाजन हो जाता है जिससे कि बहुत सारे कोशिकाएं 8, 16, 32 कोशिकाएं बनती है और हर कोशिका जो है वो एक एक जूसपोर बनाती है। अब ये जूसपोर अंकुरित होकर के पुनः नया प्लांट बना देते हैं। देखो जब अंकुरित होते हैं तो ये जूसपोर कैसे होते हैं, ये जूसपोर है, अंकुरित जब होता है तो अपने फ्लैजिला को छोड़ देता है और धरातल से आके अटैच हो जाता है। फिर इसका न्यूक्लियस 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। अब इसके अंदर जो भी विभाजन होते हैं वो सब समसूत्री विभाजन होते हैं। अब ये 2 कोशिकाएं, इसमें से एक कोशिका सीटा सेल बनाती है, एक कोशिका अब नीचे की तरफ जो बार बार विभाजित होकर के थैलस बना देती है। यदि ये इरेक्ट है प्लांट, इरेक्ट हैबिटेट वाला प्लांट है तो इस तरह से इरेक्ट शाखाएं बननी शुरू हो जाती हैं। यदि ये डिस्क शेप थैलस है तो इस तरह से पूरी की पूरी डिस्क बन जाती है। तो इस तरह से कॉलियोकीट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये तो था रिप्रोडक्शन इन कॉलियोकीट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमारा इसमें रहता है लाइफ साइकिल ऑफ कॉलियोकीट, किस तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है और कुछ कॉलियोकीट के क्लासिफिकेशन को लेकर के जो सब तरह के मत थे, किसी ने कहा ये क्लोरोफाइसी में आता है, किसी ने कहा ये किसी और के साथ मैच करता है। तो कई लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन के लिए इसको, कईयों ने कहा कि ये शैवालों के साथ भी सिमिलैरिटी रखता है। तो वो सब डिस्कशन हम कल करेंगे। थैंक यू।